आत्मसमर्पण करवाया नहीं, किया गया है। डर को फिर से मोहरा बनाया गया है। ये तालिबान है साहब, इसमें कोई सगा नहीं। ये ताज ऐसे ही लाशों पे सजाया गया है। अब तो इंसानियत खत्म हो गई सारी। शतरंज है, बंदों से खुद ही मरवाया गया है। कुछ दिन ही रहेगा शोर, कानों में चुभेगा भी। नजारा ही खुदा का दिखाया गया है। ये भी अच्छा हुआ, इंसानी आंखें कुछ तो कम हुई। इंसानी आंखों और जज्बातों को मिटाया गया है। आत्मसमर्पण करवाया नहीं, किया गया है। डर को फिर से मोहरा बनाया गया है। घर आपका, परिवार आपका, बच्चे आपके, धर्म आपका, जमीन आपकी, दिल आपका, दिमाग आपका, पर कुछ भी आपका नहीं, क्योंकि आप खुद से कोई निर्णय नहीं ले सकते। आपकी हर चीज पे दूसरों की रजामंदी होनी चाहिए। यहां सबसे बुरा होता है सब सपनों का मर जाना, वो मुर्दा शांति को दिल में भर संतोष कर जाना। ना होना एक तड़प का मन में, ना संकल्प का कोई। बुरा होता है सबसे सब सहन चुपचाप कर जाना। सुबह की रोशनी में भी घड़ी की सुइयां ताकना, वो खुद की धड़कने चिड़ियों की बोली सुन भी ना सकना। निकलना काम पर घर से, वो फिर घर लौट कर आना। यहाँ सबसे बुरा होता है सब सपनों का मर जाना। इस मंजर की कल्पना करना भी आपको अंदर से हिला देगा। तो सोचिए, जो इस मंजर में जी रहे हैं, जो हर वक्त मौत के सामने खड़े हैं और उफ तक नहीं कर सकते, उनकी तकलीफ क्या होगी। शायद हम महसूस कर सकते हैं, पर इस खौफनाक मंजर की कल्पना करना भी हमारी रूह को हिला देती है। पर अफसोस कि ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, ये रियलिटी है अफगानिस्तान की। आज कुछ ऐसा ही हो रहा है अफगानिस्तान के लोगों के साथ, जिस पर तालिबान ने पूरी तरह अपना कब्जा कर लिया है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कैसे कुछ चंद लोगों ने पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया। पर दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, क्या आपको पता है अफगानिस्तान को बहुत से लोग ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स भी कहते हैं, क्योंकि बहुत से सुपर पावर देश अफगानिस्तान में आ तो जाते हैं, लेकिन हमेशा अपनी बेइज्जती कराकर ही वापस जाते हैं। 19वीं सेंचुरी में ब्रिटिश आए थे, तब उन्हें बड़ी ह्यूमिलेटिंग डिफीट सहनी पड़ी थी। 20वीं सेंचुरी में सोवियत यूनियन आया और बड़ी ही एम्बेरसमेंट के साथ 9 साल बाद वापस चला गया। 21वीं सेंचुरी में यूएस आया और वो भी अपनी नाक कटवा के वापस जा रहा है। पर क्या यूएस सच में अफगानिस्तान से हार गया या अफगानिस्तान खुद से हार गया? कहने को तो हम कुछ भी कहें, पर हार तो सिर्फ इंसानियत की हुई है। तालिबान कौन है? ये तालिबान, इनका मकसद क्या है? इनकी उत्पत्ति कैसे हुई और क्यों हुई? इन सब चीजों को आज हम जानने की कोशिश करेंगे। 1979 में अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट और कम्युनिस्ट लीडर नूर मोहम्मद तारकी को मार दिया जाता है और इसी के साथ ही सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में इंटरफेयर करता है। तारकी खुद भी कम्युनिस्ट लीडर थे और इन्हें मारा भी इन्हीं के कम्युनिस्ट लीडर के द्वारा ही गया था, जिनका नाम था हाफिजुल्लाह अमीन। हाफिजुल्लाह अमीन ने पहले तारकी को अरेस्ट किया और फिर उन्हें मार दिया। अफगानिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी भी 2 हिस्सों में बंट गई थी। उनके बीच में काफ़ी फाइटिंग होने लगी थी और ऐसा भी नहीं था कि तारकी खुद इनोसेंट थे। इन्होंने भी हाफिजुल्लाह अमीन को मारने की बहुत कोशिश करी थी, पर कामयाब नहीं हो पाए थे। कम्युनिस्ट पार्टी की तो लड़ाई चल ही रही थी, लेकिन इसी दौरान कम्युनिस्ट और इस्लामिस्ट की भी एक लड़ाई हो रही थी। 1979 में ही अफगानिस्तान के पड़ोसी देश ईरान में भी एक रेवोल्यूशन हुई, जिसे 1979 ईरानियन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। एक्चुअली ईरान की सिचुएशन काफ़ी सिमिलर थी अफगानिस्तान की सिचुएशन से। एक तरफ इस्लामिस्ट थे तो दूसरी तरफ लेफ्टिस्ट और कम्युनिस्ट थे। ईरान के राजा मोहम्मद रेजा मॉडर्निज्म और सेकुलरिज्म में विश्वास करते थे और ये अपने देश में सेकुलरिज्म के साथ साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी लाए थे, बट साथ ही में इन्हें सत्ता का बहुत लालच था और इसी लालच में आकर इन्होंने अपोजिशन के प्रोटेस्टर्स को मरवा दिया, अपोजिशन की आवाज़ को दबा दिया
और पार्लियामेंट को डिसमिस कर दिया। इसी रीजन की वजह से इनके खिलाफ रेवोल्यूशन हुई और 1979 में ईरान को इस्लामिस्ट ने टेक ओवर कर लिया। ईरान में ये होता देख अफगानिस्तान में हाफिजुल्लाह अमीन जो कम्युनिस्ट थे उनको डर लगा कि अफगानिस्तान को भी कहीं इस्लामिस्ट टेक ओवर ना कर ले। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए उन्हें लगा कि उन्हें रिलीजियस कंजर्वेटिव पीपल यानी कि जो धार्मिक रूढ़िवादी लोग हैं उनको खुश करना पड़ेगा। तो इसके लिए उन्होंने मॉस्क की कंस्ट्रक्शन शुरू करवा दी, अपने स्पीचेस में अल्लाह का नाम लेना शुरू किया, कुरान की कॉपीज को डिस्ट्रीब्यूट कराया। और ये सब उनके कम्युनिस्ट होने के बावजूद, क्योंकि वो कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह इस्लामिस्ट को भी अपनी साइड ले आए, लेकिन लोग इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। कहानी में आगे क्या होता है कि 1979 को इस्लामिस्ट अफगानिस्तान को टेक ओवर करते सोवियत यूनियन ने अपनी फोर्सेस भेज दी। एक्चुअली सोवियत यूनियन ने जाकर हाफिजुल्लाह अमीन को मरवा दिया। इसके पीछे कुछ रीजन थे। तब एक कोल्ड वॉर चल रही थी सोवियत यूनियन और यूएसए के बीच में। अगर सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में अपना इन्फ्लुएंस जमाएगा तो एक और देश सोवियत यूनियन के अंडर आ जाएगा और ये यूएसए के अगेंस्ट फाइट में काफी अच्छा होता। तो हाफिजुल्लाह अमीन को मरवाने के बाद बाबरा करमाल को गवर्नमेंट का न्यू हेड बनाया गया। पावर में आते ही इन्होंने 2700 पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज करवाया। रेड कम्युनिस्ट फ्लैग था, उसे नए फ्लैग से रिप्लेस कर दिया। उन्होंने प्रॉमिस किया कि अफगानिस्तान को एक नया कॉन्स्टिट्यूशन दिया जाएगा। फाइनली ऐसा लगने लगा कि अफगानिस्तान में पीस आएगा, एक नया अफगानिस्तान देखने को मिलेगा। लेकिन अफगानिस्तान को ऐसा देखकर यूएसए कैसे चुप बैठता। यूएसए को दिख रहा था कि सोवियत यूनियन अपना इन्फ्लुएंस जमा बैठा है अफगानिस्तान के ऊपर। अमेरिका इस कोल्ड वॉर में सोवियत यूनियन से एक कदम नीचे दिखने लग रहा था। तो अमेरिका ने सोचा वो अफगानिस्तान को ऐसा अपॉर्चुनिटी यूज करेंगे सोवियत यूनियन के खिलाफ रिवेंज लेने के लिए। तो कैसे ये रिवेंज लिया जाए? ये रिवेंज अमेरिका ने ली अफगानिस्तान में अपोजिंग आइडियोलॉजी मुजाहिदीन को सपोर्ट करके। पाकिस्तान और सऊदी अरब जैसे देश ऑलरेडी अफगानिस्तान में मुजाहिदीन को सपोर्ट कर ही रहे थे, लेकिन अब अमेरिका ने भी इन्हें ज्वाइन कर लिया। CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने लार्जेस्ट सीक्रेट ऑपरेशन कंडक्ट किया जिसका नाम था ऑपरेशन साइक्लोन। CIA के डायरेक्टर रॉबर्ट गेट्स ने बाद में ये कन्फेस किया था कि कैसे उस टाइम के यूएस के प्रेसिडेंट जिमी कार्टर ने एक सीक्रेट एड ऑथराइज करी $5 लाख की, जो मुजाहिदीन को दी जाए 3 जुलाई 1979 को। यूएसए में सत्ता बदलने के बाद भी मुजाहिदीन को मिलियन की फंडिंग की गई। रोनाल्ड रेगन के पावर में आने के बाद भी ये हुआ। अमेरिका की CIA के साथ साथ पाकिस्तान की ISI, ब्रिटिश सीक्रेट एजेंसी MI6 और सऊदी अरेबिया भी इस्लामिस्ट मुजाहिदीन को सपोर्ट करने लग रहे थे। कौन था ये मुजाहिदीन? शुरुआत में ये सिर्फ गुरिल्ला फाइटर्स थे जो सिर्फ पहाड़ियों में छिपकर लड़ाई करते थे, लेकिन इतना सपोर्ट मिलने की वजह से ना सिर्फ इनके पास हथियार थे, गन्स थी, बल्कि एंटी क्राफ्ट मिसाइल तक अवेलेबल थी। इसलिए इस लड़ाई में अब सोवियत यूनियन को झटका लगने लगा। 1988 में अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट थे मोहम्मद नजीबुल्लाह। ये पाकिस्तान के साथ जेनेवा एकॉर्ड साइन करते हैं। ये बेसिकली एक पीस एग्रीमेंट है कि दोनों देश एक दूसरे के देश में इंटरफेयर नहीं करेंगे। इस पीस एग्रीमेंट के गारंटर्स होते हैं सोवियत यूनियन और यूएसए। यूएसए प्रॉमिस करता है कि सोवियत यूनियन अगर अफगानिस्तान से अपनी आर्मी हटा लेगा तो यूएसए भी मुजाहिदीन को हथियार सप्लाई करना बंद कर देगा। फाइनली करीब 9 साल बाद फरवरी 1989 में सोवियत यूनियन अपनी आर्मी अफगानिस्तान से हटा लेता है। तभी नाजिबुल्लाह पूरी कोशिश करता है इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने की। वो अपनी पावर्स को भी कम कर देता है। 1987 में अफगानिस्तान में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लाया जाता है। अब अफगानिस्तान एक वन पार्टी स्टेट नहीं रहेगा, अब बाकी पार्टी भी इलेक्शन लड़ सकती हैं। 1988 में नए पार्लियामेंट इलेक्शन होते हैं और नजीबुल्लाह की पार्टी PDPA ये इलेक्शन जीत जाती है और नजीबुल्लाह पावर को रिटेन कर लेते हैं। 1990 में अफगानिस्तान को इस्लामिक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया जाता है और कम्युनिज्म के सारे रेफरेंसेस हटा दिए जाते हैं। नजीबुल्लाह पूरी कोशिश कर रहे थे जो भी रिलीजियस कंजर्वेटिव लोग हैं उन्हें खुश रखा जाए और देश में शांति रखी जाए, लेकिन इतना सब करने के बावजूद भी अमेरिका मुजाहिदीन को हथियार सप्लाई करना नहीं रोकता और मुजाहिदीन एक इंच भी पीछे नहीं हटता। वो इलेक्शन को बॉयकॉट कर देता है और उन्हें लगता है इतना सब होने के बाद भी इस्लाम खतरे में है कि सिविल वॉर चलती रहती है। सोवियत यूनियन पीछे से नजीबुल्लाह की मदद करते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि 1991 में सोवियत यूनियन खुद टुकड़ों में बिखर जाता है और 1992 में मुजाहिदीन इस सिविल वॉर को जीत जाता है।
फाइनली 1992 में बुरहानुद्दीन रब्बानी को पावर मिलती है, जो नए लीडर बनते हैं इस्लामिक स्टेट ऑफ अफगानिस्तान के। तभी कुछ सालों बाद एक नया दुश्मन जन्म लेता है जिसका नाम है तालिबान। 1996 में तालिबान इस इस्लामिस्ट लीडर को पावर से हटा देता है। अब कौन है ये तालिबान? पश्तो लैंग्वेज में तालिबान का मतलब है स्टूडेंट्स। शुरुआत में इस तालिबान ग्रुप के लीडर थे मुल्ला उमर, जिन्होंने 50 स्टूडेंट्स के साथ ये ग्रुप बनाया था। लेकिन टाइम के साथ साथ पाकिस्तान के कुछ रिफ्यूजीज वापस आए थे अफगानिस्तान में, जो बाद में इस ग्रुप का हिस्सा बन गए। तालिबान को पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने सपोर्ट किया था और ये भी कहा जाता है कि अमेरिका ने ही तालिबान को बनाया है। वैसे तो ये बात सच नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली देखें तो इस बात में कुछ वजन जरूर है, क्योंकि अफगानिस्तान में जो भी कोशिश हो रही थी डेमोक्रेसी लाने की, उस एफर्ट को खराब कर दिया मुजाहिदीन को हथियारों की सप्लाई करके, और ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ जिससे तालिबान का जन्म हुआ। ना सिर्फ हथियार बल्कि मिलियन ऑफ डॉलर्स अमेरिका ने अफगानिस्तान में टेक्स्ट बुक छपवाने में भी स्पेंड करे। ये ऐसी किताबें थी जो वायलेंट इमेजेस से भरी हुई थी। बाद में अमेरिका द्वारा फंड की गई किताबों को तालिबान ने भी इस्तेमाल किया। सितंबर 1996 में तालिबान काबुल को कैप्चर कर लेता है और इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान इस्टेब्लिश करवाता है। थोड़े टाइम तो लगता है सब सही चल रहा है, लेकिन बाद में तालिबान की सोच दिखने लगती है। तालिबान ढेर सारी चीज़ें अफगानिस्तान में बैन कर देता है। बैन आइटम की लिस्ट इतनी लंबी है कि आप हैरान हो जाएंगे कि तालिबान ने कैसी कैसी चीज़ें बैन करी हैं। सिनेमा, टीवी, म्यूजिक, वीसीआर, फुटबॉल, चेस, पेंटिंग, फोटोग्राफी, क्लीन शेव रखना, फॉरेनर्स को बैन करना, यूएन के ऑफिसेस को बैन करना, यहाँ तक कि एनजीओस पर बैन हो गया। इंटरनेट के साथ साथ 10 साल से ज़्यादा की जो लड़कियां हैं उनकी एजुकेशन पर भी बैन हो जाता है। तालिबान के राज के अंडर आदमियों को दाढ़ी रखना कंपलसरी हो गया और औरतों को भी अपनी बॉडी बुर्के से कवर करनी ही पड़ेगी। नॉन पश्तून लोगों को हजारों की संख्या में मार दिया जाता है, चाहे वो मुस्लिम ही क्यों ना हो। हिंदुओं को अलग से बैजेस दिए जाते हैं कि इन्हें आइडेंटिफाई कर सके कि ये मुस्लिम से अलग हैं। अफगानिस्तान की कल्चरल हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण हिस्सा बुद्धा स्टैच्यू थे। इनको भी तालिबान के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे नाजिबुल्लाह, तालिबान इनको भी मरवा देता है। तब दुनिया भर के लोग और दुनिया भर की सरकारें ये होता हुआ देख तालिबान को बुरी तरह क्रिटिसाइज करती हैं और इनके खिलाफ आवाज़ उठाती हैं। लेकिन 3 देश जो तालिबान को रिकग्नाइज गवर्नमेंट मानते हैं, उस टाइम पर वो 3 देश थे, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया एंड यूएई। लेट 1990s में कुछ मुजाहिदीन की फोर्सेस तालिबान से लड़ने की कोशिश करती हैं, जिसे नॉर्थर्न अलायंस भी कहा जाता है। इनको हेड करता है अहमद शाह मसूद। लेकिन 2001 में नॉर्थर्न अलायंस ये लड़ाई हार जाता है और अहमद शाह मसूद को भी मार दिया जाता है। ये होने के सिर्फ 2 दिन बाद एक टेररिस्ट ग्रुप अलकायदा यूएस में 9/11 के अटैक करवाता है, जो अटैक्स पूरी दुनिया को बदल कर रख देते हैं। अलकायदा का लीडर उस टाइम पे एक सऊदी टेररिस्ट था जिसका नाम था ओसामा बिन लादेन। तालिबान ओसामा बिन लादेन की मदद करता है, उसे अपने देश में जगह देता है। ओसामा बिन लादेन एक लेटर अमेरिका को लिखता है जिसमें वो कहता है कि 9/11 के हमले एक रिवेंज है जो अमेरिका करने लग रहा है सोमालिया, लीबिया, अफगानिस्तान जैसे देशों में। वो कहता है अमेरिका इन सारे देशों में मुसलमानों पर अत्याचार कर रही थी, अब हमने बदला लिया है अमेरिका में 9/11 के अटैक करके। अब इन सबके बाद इन अटैक्स का अमेरिका भी बदला लेना चाहता है। अमेरिका अपनी फोर्सेस को अफगानिस्तान में भेजता है। अमेरिका अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट करवाता है, जहां पर इन्हें लगता है कि टेररिस्ट ग्रुप छुपे हुए हैं। लेकिन जब बॉम्ब गिराए गए तो टेररिस्ट के साथ साथ उस जगह पर कुछ सिविलियंस भी मारे गए। मुजाहिदीन की नॉर्दर्न अलायंस का सपोर्ट लेके तालिबान को यूएस से पूरी तरह पीछे कर देता है। अहमद शाह मसूद के एड हामिद करजाई नए प्रेसिडेंट बनते हैं अफगानिस्तान की नई इंटरिम गवर्नमेंट के। तभी 2004 में फिर से एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है। इलेक्शंस होते हैं और लोग इस इलेक्शन में 6 मिलियन से ज़्यादा वोट भी करते हैं। करजाई इस इलेक्शन को जीत के नए प्रेसिडेंट बन जाते हैं अफगानिस्तान के। तब ये इंडिया के साथ कुछ अच्छे रिलेशन एस्टैब्लिश करवाते हैं। यूएसए दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी बॉम्बिंग करता है, एयर स्ट्राइक करवाता है। वहां पे जो तालिबान के लोग छुपे बैठे हैं उनको खत्म करता है।
2011 में यूएस फोर्सेस के द्वारा लादेन को भी मार दिया जाता है। इस पूरे टाइम में यूएस ने अपनी आर्मी अफगानिस्तान में भेजी हुई थी शांति बनाए रखने के लिए और तालिबान को दबा कर रखने के लिए। लेकिन साल दर साल तालिबान पूरी तरह से खत्म नहीं होता, बल्कि अलग अलग जगह से उभर कर आता रहता है। 2020 में डोनाल्ड ट्रंप यूएस के जो प्रेसिडेंट थे वो तालिबान के साथ पीस टॉक करते हैं। वो कहते हैं कि अगर तालिबान अपने रिलेशन अलकायदा जैसे ग्रुप के साथ काट देगा तो अमेरिका अपनी फोर्सेस को पीछे हटा लेगा और अफगानिस्तान को छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि अफगानिस्तान में अमेरिकन फोर्सेस का बहुत खर्चा होता था। लगभग $2 ट्रिलियन से ज़्यादा पैसे खर्च हो चुके थे और अमेरिकन्स भी इनके अगेंस्ट थे, क्योंकि उन्हें लगता है जो लड़ाई उनकी है ही नहीं, वो इसे क्यों लड़ें। हम उस देश में 20 साल से बैठे हैं, हमारे सोल्जर्स शहीद हो रहे हैं, हमें इसके बदले कुछ हासिल भी नहीं हो रहा। आज 2021 में तालिबान अपने पावरफुल स्टेट में है। 85,000 से ज़्यादा फाइटर तालिबान के लिए लड़ रहे हैं। इस समय जो बाइडेन, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी को कंटिन्यू करते हैं और कहते हैं अब अपनी फोर्सेस को अफगानिस्तान से हटा लिया जाएगा। आज के टाइम में तालिबान ने पूरी तरह से अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया है। आज वक्त के जिस दौर में हम जी रहे हैं, उसमें आने वाला पल किस शक्ल में हमारे सामने आएगा कोई नहीं जानता। हाँ, अगर हम कुछ कर सकते हैं तो सिर्फ इतना कि आने वाले पल के कदमों की आहट को जरूर भाप सकते हैं, मगर आने वाले वक्त की नीयत क्या है ये तभी जाना जा सकता है जब हम अपने आँख और कान खुले रखें। इन सब चीज़ों से एक बात तो साफ है, आपको चाहे कितनी भी कोई मदद कर दे, लेकिन अगर आप आत्मनिर्भर नहीं बनते तो वो मदद आपको अपाहिज ही बनाती है। इसलिए खुद को आत्मनिर्भर बनाएं और अपने डर का खुद सामना करें। आपकी लड़ाई आपको लड़नी है, कोई आपकी लड़ाई आपके लिए नहीं लड़ेगा। जब तक आपका ज़मीर जिंदा है तब तक आप जिंदा हैं, और जब तक आप जिंदा हैं आत्मसमर्पण की कल्पना नहीं है। दोस्तों, तालिबान ने जो अफगानिस्तान के साथ किया है, आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और ऐसी और अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।